स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास के उन पन्नों को पलट रहे हैं जिन पर ये नाम लिखे हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय। ये सिर्फ पदवियां नहीं है, ये भारत में ब्रिटिश राज के बदलते चेहरे की कहानी कहती हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो दिखाते हैं कि कैसे ये टाइटल्स समय के साथ विकसित हुए और हर बदलाव के पीछे एक बड़ी कहानी छुपी है। क्या कहानी? कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी ने धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा कर लिया और फिर कैसे उसे चलाना सीखा। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इन टाइटल्स का मतलब समझना नहीं है, बल्कि उस बड़ी तस्वीर को देखना है। हम जानेंगे कि ये बदलाव क्यों हुए और कुछ चुनिंदा लोगों की नीतियों ने भारत की किस्मत पर कैसा असर डाला। सही। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो कहानी शुरू होती है बंगाल से। हाँ, 1757 में प्लासी और फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई। इन लड़ाइयों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ मसाले और कपड़े की व्यापारी नहीं रह गई थी। वो एक किंग मेकर बन चुकी थी। बिल्कुल, बंगाल की असली ताकत अब उनके हाथ में थी। और इसी दौर में आते हैं रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के पहले गवर्नर। उनके बारे में जो सबसे ज्यादा बात होती है वो है उनकी द्वैध शासन यानी डुअल गवर्नमेंट की नीति। सुनने में तो ये एक प्रशासनिक शब्द लगता है, पर असल में ये था क्या? एक बहुत ही कह सकते हैं चालाक व्यवस्था थी। क्लाइव ने कहा कि बंगाल का नवाब शासन चलाएगा, कानून व्यवस्था देखेगा, ओके। लेकिन पैसा इकट्ठा करने का अधिकार यानी दीवानी वो कंपनी के पास रहेगा। मतलब सारी जिम्मेदारी नवाब की और सारी कमाई कंपनी की। एग्जैक्टली। इससे कंपनी के अधिकारी तो मालामाल हो गए, लेकिन बंगाल कंगाल होने लगा। और मजे की बात यह है कि कंपनी खुद दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। तो मतलब ये सिस्टम टिकाऊ नहीं था क्या? इसी गड़बड़ी की वजह से ब्रिटिश सरकार को सीधे दखल देना पड़ा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। हाँ, लंदन में बैठी सरकार को समझ आ गया था कि कंपनी के हाथ में इतनी ताकत देना खतरनाक है। रेगुलेटिंग एक्ट असल में कंपनी पर लगाम कसने की पहली गंभीर कोशिश थी। अच्छा। और इसी एक्ट ने बंगाल के गवर्नर के पद को अपग्रेड करके बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। और इस नई भूमिका में आने वाले पहले व्यक्ति थे वॉरेन हेस्टिंग्स। उनकी स्थिति तो बड़ी दिलचस्प थी। हाँ, वो बंगाल के आखिरी गवर्नर भी थे और पहले गवर्नर जनरल भी। एक तरह से बदलाव के प्रतीक। बिल्कुल। उनका पहला काम था क्लाइव की उस विनाशकारी द्वैध शासन व्यवस्था को खत्म करना। उन्होंने प्रशासन को अपने हाथ में लिया। और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भी तो उन्हीं के समय बना। सही, जो इस बात का संकेत था कि अब यहाँ सिर्फ व्यापार नहीं, बाकायदा शासन चलेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि हेस्टिंग्स एक तरह के क्लीन अप मैन थे जो क्लाइव की फैलाई हुई अव्यवस्था को ठीक कर रहे थे? काफी हद तक। लेकिन उनके समय में भी चुनौतियां थीं। उनके ही कार्यकाल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। अच्छा। जिसने ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण कंपनी पर और भी मजबूत कर दिया। ये दिखाता है कि लंदन अभी भी शक की नजर से देख रहा था। वैसे हेस्टिंग्स ने शिक्षा को भी बढ़ावा दिया, जैसे कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज को समर्थन देना। मतलब वो भारत की संस्कृति को समझते थे, लेकिन साथ ही एक साम्राज्य निर्माता भी थे। सही। हेस्टिंग्स ने एक प्रशासनिक ढांचा तो खड़ा कर दिया, लेकिन वो अभी भी काफी हद तक एक कंपनी का ही शासन था। इसे एक असली साम्राज्य में बदलने का काम शायद कॉर्नवालिस और वेलेस्ली जैसे लोगों ने किया। बिल्कुल। कॉर्नवालिस का असली योगदान उस ढांचे में प्रोफेशनलिज्म और नियम कानून भरना था। उन्हें भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। अच्छा, उन्होंने एक भ्रष्ट सिस्टम को एक नौकरशाही के ढांचे में बदला। हाँ, लेकिन यहाँ एक स्याह पक्ष भी है। उन्होंने जानबूझकर भारतीयों को ऊंचे पदों से दूर रखा। क्यों? ये सोचकर कि इससे व्यवस्था साफ सुथरी रहेगी। यहीं से उस स्टील फ्रेम की नींव पड़ी, लेकिन साथ ही संस्थागत भेदभाव की भी शुरुआत हुई। और उनकी एक और नीति का जिक्र बार बार आता है, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। हाँ। सुनने में ये एक टैक्स सिस्टम लगता है, लेकिन क्या इसका असर सिर्फ टैक्स तक ही सीमित था? नहीं, इसका असर बहुत गहरा था। कंपनी ने जमींदारों के साथ लगान की रकम हमेशा के लिए तय कर दी। इससे कंपनी को तो एक फिक्स इनकम मिलने लगी होगी। हाँ, लेकिन जमींदार किसानों से मनमाना लगान वसूलने के लिए आजाद हो गए। इस एक नीति ने बंगाल के ग्रामीण समाज की कमर तोड़ दी और एक नए शोषक जमींदार वर्ग को जन्म दिया जो कंपनी का वफादार था। तो कॉर्नवालिस ने सिस्टम बनाया और फिर आए लॉर्ड वेलेस्ली, बंगाल का शेर। हाँ, उन्होंने खुद को यही कहा था। उन्होंने सिस्टम का इस्तेमाल आक्रामक विस्तार के लिए किया
अपनी सहायक संधि की नीति के जरिए। सब्सिडियरी अलायंस। ये संधि असल में थी क्या? सहायक संधि असल में एक मीठा जहर थी। कंपनी किसी भारतीय राजा से कहती थी, हम आपकी दुश्मनों से रक्षा करेंगे, बस आप हमारी एक सेना अपनी राजधानी में रखिए और उसका सारा खर्चा उठाइए। और साथ में एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी दरबार में बैठ जाता था। बिल्कुल, हैदराबाद इसे स्वीकार करने वाला पहला राज्य था। धीरे धीरे राजा अपनी विदेशी नीति और सैन्य ताकत खो बैठता था और पूरी तरह कंपनी पर निर्भर हो जाता था। बिना लड़े ही राज्यों को हड़पने का एक शानदार तरीका था। सही कहा। तो धीरे धीरे कंपनी का प्रभाव बंगाल से निकलकर पूरे भारत में फैल रहा था और शायद इसीलिए अगला बड़ा बदलाव आया 1833 के चार्टर एक्ट के साथ, जिसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। सही। अब ये सिर्फ एक पदवी का बदलाव नहीं था, ये इस बात का ऐलान था कि कंपनी की महत्वाकांक्षा पूरे भारत पर शासन करने की है। और इस नए ज्यादा शक्तिशाली पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। हाँ, ये ब्रिटिश हस्तक्षेप का एक नया रूप था, है ना? अब वो सिर्फ जमीन नहीं बल्कि समाज को भी बदलने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल। बेंटिंग ने कर्नल स्लीमन की मदद से ठगी प्रथा का भी दमन किया। उन्होंने अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया, जिसके अच्छे और बुरे दोनों तरह के दूरगामी परिणाम हुए। बेंटिंग के बाद एक नाम आता है चार्ल्स मेटकॉफ का, जिनका कार्यकाल सिर्फ 1 साल का था। आमतौर पे इतने कम समय में कोई कुछ खास कर नहीं पाता, लेकिन उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। 1 साल में ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? उन्होंने एक बहुत साहसिक कदम उठाया। उन्होंने भारतीय प्रेस पर लगे कड़े नियंत्रण हटा दिए। भले ही वो 1 साल रहे, लेकिन इस एक काम ने उन्हें इतिहास में एक खास जगह दिला दी। और अब हम आते हैं एक ऐसे गवर्नर जनरल पर जिनकी विरासत शायद सबसे ज्यादा जटिल और विवादास्पद है, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी। उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है और 1857 के विद्रोह का सबसे बड़ा जिम्मेदार भी। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? यही डलहौजी की कहानी का सार है। एक तरफ वो एक जबरदस्त मॉडर्नाइजर थे। उनके समय में 1853 में बंबई से ठाणे के बीच भारत की पहली ट्रेन चली, इसलिए उन्हें रेलवे का जनक कहते हैं। हाँ, और उन्होंने डाक टिकट और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत की। शिक्षा के लिए वुड्स डिस्पैच लागू किया, शिमला को गर्मी की राजधानी बनाया। ये सारे काम भारत को आधुनिक बना रहे थे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू, उनकी राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ, ये नीति बेहद क्रूर थी। इसके मुताबिक अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं होता तो उसका राज्य गोद लिए हुए बेटे को नहीं मिलेगा, बल्कि सीधे ब्रिटिश राज में मिला लिया जाएगा। सही। इसी नीति का इस्तेमाल करके उन्होंने सतारा, झांसी, नागपुर जैसे कई राज्यों को हड़प लिया और अवध को तो उन्होंने कुशासन का आरोप लगाकर ही कब्जे में ले लिया। तो डलहौजी की इन नीतियों ने भारतीय शासकों और जनता के मन में इतना गुस्सा भर दिया कि 1857 के विद्रोह के लिए जमीन पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। बिल्कुल। तो डलहौजी ने जो चिंगारी लगाई थी वो 1857 में एक बड़ी आग बन गई और इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। हाँ, और इसी के बाद तीसरा और सबसे बड़ा बदलाव आया। 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने फैसला किया कि अब कंपनी का राज नहीं चलेगा और 1858 का अधिनियम आया। सही। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के अधीन आ गया और गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया। वाइसरॉय मतलब शाही प्रतिनिधि। हाँ, वो अब कंपनी का नहीं बल्कि सीधे महारानी का नुमाइंदा था। और यहाँ भी इतिहास ने एक दिलचस्प मोड़ लिया। भारत के आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वाइसरॉय एक ही व्यक्ति थे, लॉर्ड कैनिंग। उनके लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा एक विद्रोह के बीच में इस बड़े बदलाव को संभालना। बहुत मुश्किल। कैनिंग के सामने सबसे बड़ी चुनौती विद्रोह के बाद देश में शांति बहाल करने की थी। उन्होंने डलहौजी की हड़प नीति को खत्म किया और भारतीय राजाओं को भरोसा दिलाया कि अब उनके राज्य नहीं छीने जाएंगे। कैनिंग के बाद एक नाम आता है लॉर्ड मेयो का, जिनके साथ एक अनोखी और दुखद घटना जुड़ी है। हाँ, लॉर्ड मेयो भारत के अकेले ऐसे वाइसराय थे जिनका अपने टेन्योर के दौरान मर्डर हुआ। कहाँ पर? 1872 में जब वो अंडमान की सेल्यूलर जेल का दौरा कर रहे थे, तब एक कैदी ने चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी थी। अच्छा, वैसे भारत में पहली जनगणना 1872 में उन्हीं के समय में शुरू हुई थी। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अब 2 ऐसे वाइसरायों की बात करते हैं जो एक के बाद एक आए, लेकिन लगता है जैसे 2 अलग-अलग दुनिया से थे, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन। ये ब्रिटिश नीति के अंदर के कॉन्ट्रडिक्शन को दिखाता है।
एक ने प्रेस का गला घोंटा, दूसरे ने उसे आजाद किया। बिल्कुल। लिटन एक कट्टर साम्राज्यवादी थे। उन्होंने 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाकर भारतीय भाषाओं के अखबारों पर पाबंदी लगा दी। क्योंकि वो सरकार की आलोचना कर रहे थे। हाँ, जबकि उनके ठीक बाद आए लॉर्ड रिपन एक उदारवादी थे। उन्होंने आते ही इस एक्ट को खत्म किया। उन्होंने नियमित जनगणना की शुरुआत की और पहला फैक्ट्री एक्ट भी लाए। लेकिन रिपन की उदारवादिता की भी एक परीक्षा हुई, इल्बर्ट बिल विवाद के समय। हाँ, और उस परीक्षा में ब्रिटिश समाज फेल हो गया। रिपन ने एक बिल पेश किया जिसमें भारतीय जजों को यूरोपीय लोगों के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार देने का प्रस्ताव था। और इस पर भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने बहुत हंगामा किया। इतना हंगामा किया कि रिपन को बिल वापस लेना पड़ा। इससे ये साफ हो गया कि ब्रिटिश उदारवाद की भी एक सीमा थी और वो सीमा बराबरी के अधिकार पर आकर खत्म हो जाती थी। रिपन के बाद लॉर्ड डफरिन के समय में एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये विडंबना ही है कि भारत के सबसे बड़े स्वतंत्रता आंदोलन की नींव एक ब्रिटिश वाइसराय के कार्यकाल में रखी गई। सही। इसके बाद लॉर्ड कर्जन आए, जो शायद सबसे काबिल लेकिन सबसे अलोकप्रिय वाइसराय में से एक थे। उन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की, जो एक अच्छा काम था। हाँ, लेकिन 1905 में बंगाल का विभाजन करके उन्होंने पूरे देश में राष्ट्रवाद की ऐसी आग लगा दी जो फिर कभी नहीं बुझी। कर्जन के बंगाल विभाजन ने जो आग लगाई, वो अगले वाइसरायों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। हाँ, अब ब्रिटिश फूट डालो और राज करो की नीति को और खुलकर इस्तेमाल कर रहे थे। लॉर्ड मिंटो के समय में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना को उन्होंने बढ़ावा दिया, ताकि कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव को संतुलित किया जा सके। बिल्कुल। लेकिन राष्ट्रवाद का दबाव इतना बड़ा कि लॉर्ड हार्डिंग को 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ले जानी पड़ी। ये एक तरह से अपनी गलती मानने जैसा था। हाँ, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल तो उथल-पुथल से भरा था। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। असहयोग आंदोलन की शुरुआत, ऐसा लगता है कि अब ब्रिटिश सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे थे, नियंत्रण उनके हाथ से फिसल रहा था। बिल्कुल। फिर लॉर्ड इरविन के समय साइमन कमीशन आया, गोलमेज सम्मेलन हुए। ये सब भारतीय नेताओं के साथ सत्ता की साझेदारी पर बातचीत करने की कोशिशें थीं, जो दिखाती हैं कि अब अंत नजदीक था। सही। और अब हम आते हैं अंतिम अध्याय पर, सत्ता का हस्तांतरण। लॉर्ड माउंटबैटन भारत के अंतिम वाइसराय थे। और यहाँ एक और जरूरी बारीकी है, वो भारत के अंतिम वाइसराय थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। ये अंतर महत्वपूर्ण है। माउंटबैटन ब्रिटिश थे, जबकि राजगोपालाचारी के साथ सत्ता का हस्तांतरण सही मायने में पूरा हुआ और ये पद भी समाप्त हो गया। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे बंगाल के एक गवर्नर का पद, जो एक कंपनी के एजेंट जैसा था, धीरे धीरे भारत के वाइसरॉय के शक्तिशाली पद तक पहुंचा, जो महारानी का प्रतिनिधि था। और फिर आजादी के साथ इतिहास बन गया। ये यात्रा सिर्फ टाइटल्स के बदलने की नहीं है, बल्कि भारत पर ब्रिटिश पकड़ के बनने और फिर छूटने की कहानी है। सही कहा। ये कहानी है कि कैसे एक व्यापारिक मानसिकता धीरे धीरे एक शाही मानसिकता में बदली और फिर कैसे उस शाही मानसिकता को राष्ट्रवाद की ताकत के सामने झुकना पड़ा। तो अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इन प्रशासकों की विरासत जटिल है। एक तरफ डलहौजी ने रेलवे बनाई तो दूसरी तरफ झांसी को हड़प लिया। एक तरफ बेंटिंक ने सती प्रथा खत्म की तो दूसरी तरफ कॉर्नवालिस ने भारतीयों को ऊंचे पदों से दूर रखा। तो सोचने वाली बात यह है कि इतिहास में इन शख्सियतों को एक निर्माता के रूप में याद किया जाना चाहिए या एक उपनिवेशवादी शासक के रूप में? इसका उत्तर शायद इन दोनों के बीच कहीं है। बिल्कुल, वो एक ही समय में निर्माता भी थे और शोषक भी। और शायद इसी जटिलता को समझना ही इतिहास को समझना है।